नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों कल वीडियो नहीं आया था और इंडिया भी हार गया। इंडिया की शर्मनाक हार हुई है दोस्तों। इंडिया के अगर 2 विकेट गिर जाने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको थोड़ा सा रुक कर खेलना है और आप लगातार बल्ला चलाए जा रहे हो, फंटे घुमाए जा रहे हो, तो ये आपकी गलती है और इस गलती को टीम को मानना पड़ेगा। और अगर मतलब पूरा देश जान रहा है कि 2 विकेट गिर गए, उसके बाद आपको स्लो होना है और ये चीज अगर आपको देश बता रहा है और आपका मैनेजमेंट इस चीज को नहीं समझ रहा है, आपकी टीम नहीं समझ रही है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है दोस्तों। मतलब ऐसे टाइम पर आकर, सुपर हिट मैचेस में आकर अगर आप हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब अगर मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ 2 मैचेस जीत जाती है, वेस्ट इंडीज़ अगर अफ्रीका को हरा दे, जिम्बाब्वे को तो खैर वो हरा ही देगी, तो इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि इंडिया की जो नेट रन रेट है वो भी अब बिगड़ गई है। 76 रनों की हार बहुत बड़ी हार हुई है। लगभग 50% रनों से आप हार गए ये मैच, लगभग 50% रन से हारे हैं, तो आपकी नेट रन रेट बहुत ज़्यादा बिगड़ी है इसके बाद में। तो इसीलिए इंडिया को बहुत बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा और इंडिया में अब आपको फेरबदल की ज़रूरत लगने वाली है। अब संजू सैमसन को मौका देना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था ना, वो बहुत बहुत ख़राब था। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेंगे दोस्तों जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज के मैच के बारे में। सुपर 8 का ये जो मैच है, मैच नंबर 44 है। पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि करना क्या है और कैसे करना है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम लगातार अच्छा कर रही है, लेकिन किन प्लेयर्स की दम पर अच्छा कर रही है वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मेरा काम यह है कि मैं आपको हर एक वो पॉइंट बता दूं जिससे आप एक अच्छी टीम तैयार कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ना बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो दोस्तों। कल वीडियो नहीं आया लेकिन टेलीग्राम पर फिर भी दोनों मैचेस के अपडेट आपको मिले थे। बस ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। कल तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त टीम तैयार की थी हमने इंग्लैंड और श्रीलंका वाले मैच के लिए। टेलीग्राम जाकर चेक करोगे तो 1 साइडेड क्लीन स्वीप था। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। दोस्तों मैच ये वाला होगा वानखेड़े में। कहाँ होगा? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। मैदान पर टोटल कितने मैचेस खेले गए? 14 मैचेस, जिनमें से 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 7 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया था। एवरेज स्कोर लगभग 180 का है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम के बारे में मैं आपको डायरेक्टली कुछ बातें बता देता हूं। पहली चीज तो कि रेड सॉइल वाला विकेट है। दूसरी चीज कि नई गेंद से स्विंग मिलता है। तीसरी की चीज बैट पर बॉल बहुत अच्छे से आता है, बाउंस अच्छा देखने मिलता है। ये कुछ जो चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने मिलती है। ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं होता है इस मैदान के ऊपर। अभी अगर आप पिछले कुछ मैचेस उठाकर देखोगे, स्कॉटलैंड ने 170 बनाया, नेपाल ने चेस कर लिया। नेपाल ने 133 बनाया, वेस्ट इंडीज ने चेस कर लिया। जब यहाँ पे नेपाल ने 122 बनाया था ना, तो वो इटली ने चेस कर लिया था। और जब इंग्लैंड ने 184 बनाया तो लगभग नेपाल ने चेस कर लिया था। तो ये चीज तो आपको समझ में आ रही है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिला है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करके फ्री होना चाहेगी। अब यहाँ पे स्कोर लगभग 165 175 जो एक्सपेक्टेड है अगर जिम्बाब्वे बैटिंग करती है। अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है तो 175 से 185। अब यहाँ पे स्कोर करने वाला प्लेयर था मिचेल जॉन्स, जो कि कतर की है ओपन करने के साथ में। यहाँ पे नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहाँ नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहाँ नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया। कंसिस्टेंसी लेवल 0, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही नंबर का प्लेयर बार बार स्कोर कर रहा हो। चूंकि नई गेंद के साथ में विकेट आते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखोगे 3, यहाँ आप 2 विकेट देखोगे, यहाँ 1 देखोगे। इस वाले मैच में विकेट नहीं आया, सिर्फ इस मैच में विकेट नहीं आया क्योंकि नेपाल को विकेट वैसे भी नहीं मिल रहे थे। नेपाल की अगर आप गेंदबाजी देखोगे तो इनको विकेट नहीं मिल रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे देखो नेपाल को विकेट नहीं मिला, यहाँ जरूर 7 विकेट निकाल दिए नेपाल ने, यहाँ सिर्फ 1 विकेट निकाला था इस मैच के अंदर। नेपाल ने इस वाले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, तो नेपाल को ज़्यादा विकेट नहीं मिले, इसीलिए यहाँ पावर प्ले में विकेट नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो यहाँ पे 56 पे 0, यहाँ सेकेंड इनिंग की बात कर रहे हैं, 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट और यहाँ 0 विकेट। सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट नहीं है, पहली इनिंग में लगभग आपको 2 विकेट तक देखने मिल सकते हैं पावर प्ले के अंदर। लेकिन सेकेंड इनिंग में ऐसा नहीं है, 0 की भी संभावनाएं अच्छी हैं। तो सेकेंड इनिंग में नई गेंद के गेंदबाजों का उतना रोल नहीं रहा जितना पहली इनिंग में रहा है। अब आप एक और चीज़ देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अचंभा नहीं होना चाहिए कि सेकेंड इनिंग में 3, 0,
यहाँ जरूर 6 विकेट गए और यहाँ पे 1 विकेट गया। टोटल कितने, 6, 7 और 3 10 विकेट। मतलब 40 में से सिर्फ 10 विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग के अंदर। मतलब जितने भी विकेट गए हैं, जो गेंदबाज आपको रखने वो पहली इनिंग के रखने। पहली इनिंग के गेंदबाज आप देखेंगे 7, 8, 15, 15, 7, 22, 22 और 10, 32 विकेट। 40 में से 32 विकेट गिरे हैं पहली इनिंग के अंदर और 40 में से 10 विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग के अंदर। तो ये चीज़ तो आपको बहुत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझ में आ ही जाएगी कि आपको करना क्या है। यही तो दोस्तों तरीका होता है कि पैटर्न बनाए जाते हैं। पैटर्न जब सही बनता है ना तो टीम अच्छी बनती है। अब आप अगर हम देखें कि विकेट मिले किसको हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बॉल बाउंस अच्छा होता है, बैट पर अच्छे से आता है। और यहाँ देखो आप 5, 6, 11, 11, 4, 15, 15 और 2, 17 विकेट। 17 विकेट निकाले थे फास्ट बॉलर ने। स्पिनर को 6 और 2 8 विकेट, 8 और 2 10 और 1 11 विकेट। आप इन दोनों को काउंट करोगे तो आपको 28 मिलेगा। 3-4 रनआउट भी हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि 32 विकेट गिरे, यहाँ तो 28 ही नजर आ रहे हैं, कुछ रनआउट भी रहते हैं। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेट मिले हैं ये 2 मैचेस के अंदर, बाकी 4 विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको बहुत कम शब्दों में आपको बता दूं तो भैया लगभग 170 के आसपास का स्कोर। पहली इनिंग में नई गेंद से विकेट, पहली इनिंग में ज़्यादा विकेट, सेकंड इनिंग में कम विकेट, सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट के चांसेस भी कम। फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और चांसेस हैं कि जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके जीतने के भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड से समझ में आती हैं। अब हम प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको रखा जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि अगर ओपनर बेकार है, ओपनर स्कोर कर रहा है तो हम ओपनर को रख लेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड के हिसाब से भी काम करेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट टाइम ये दोनों टीमें 2022 में आमने सामने हुई थी, जब वेस्ट इंडीज़ ने 153 बनाया था, जिम्बाब्वे नहीं बना पाया था। इस मैच में सिकंदर और ब्लेजिंग के विकेट्स थे। बैटिंग में एक भी प्लेयर होल्डर के अलावा नहीं खेल रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। 3 विकेट यहाँ होल्डर ने निकाले थे। अब वेस्ट इंडीज़ की जो 11 है ना, बड़ी कमाल है। इनके पास में बैटिंग ऑप्शन यहाँ तक है, जेसन होल्डर तक। करने को अकील हुसैन भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम यहीं तक काउंट कर रहे हैं, होल्डर तक। गेंदबाजी में ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। गेंदबाजी में ऑप्शन में कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा चेस 2 ओवर डाल देते हैं। रदरफोर्ड कभी कभार 1 ओवर इनसे करा लिया जाता है, ठीक है। नई गेंद के साथ में जो शुरुआत होती है नॉर्मली अकील हुसैन कर देते हैं, पर इनके पास मैथ्यू फोर्डे और शेमार जोसेफ का ऑप्शन है। गुदाकेश मोटी कई बार इन्होंने भी नई गेंद से गेंदबाजी की है, लेकिन ये मिडिल ओवर्स के गेंदबाज हैं, ठीक है। अब ओपनर आपके सामने ब्रेंडन और शे होप रहेंगे। नंबर 3 पे हेटमायर। चेस का बैटिंग डाउन कंफर्म नहीं होता है, तो सेकंड इनिंग में चेस के पीछे मत भागना। पहली इनिंग में चेस के पीछे आप जा सकते हो, कारण आपको आगे बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर देखो भैया, इस मैदान के ऊपर हेटमायर ने अच्छी बैटिंग की है, 3 में 110। शे होप ने भी ठीक ठाक बैटिंग की है, लेकिन ब्रेंडन किंग का बल्ला नहीं चल पाया और जेसन होल्डर ने 2 में 40 बनाया, ठीक है। इसके अलावा रदरफोर्ड भी हैं। अब रोस्टन चेस को 3 विकेट मिले, होल्डर को मिले हैं 4 विकेट्स, अकील हुसैन को 2, शेमार को 2 और गुदाकेश को 3 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुके हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रेंडन किंग की चर्चा करें तो एकमात्र मैच में 35 का स्कोर किया, बाकी मैचेस में कुछ भी इनके बैट से नहीं आया। चूंकि सामने वाली टीम थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए लगभग 25 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। 6 बार 50 बनाया, दोनों इनिंग्स में 3-3 50 किए हैं। राइट आर्म जो फास्ट बॉलर होता है वो इनको दिक्कत देता है, सामने वाली टीम में नहीं है। कुल मिलाकर ब्रेंडन किंग को सिर्फ इस वजह से रख सकते हो कि सामने वाली टीम छोटी है। इसके बाद नंबर 2 पे आपको नाम मिलता है शाय होप का, जो कि वाइस कैप्टन के कमाल के ऑप्शन है। क्यों है वाइस कैप्टन के ऑप्शन? पहले तो 250 लगा चुके हैं, इसके बाद एवरेज 36 का है, दोनों इनिंग्स में बढ़िया रिकॉर्ड है, कमजोरी कुछ भी नहीं है। इसलिए शे होप ना सिर्फ कंफर्म है, वाइस कैप्टन कैप्टनसी की भी अच्छी चॉइस है। नंबर 3 पे आपको हेटमायर मिल रहा है। अब हेटमायर ने 2 मैचेस में बड़ी कमाल की बैटिंग की, एक में एवरेज परफॉर्मेंस था। कुल मिलाकर ड्रीम टीम में आने लायक परफॉर्मेंस हेटमायर का आया है। लेग स्पिन गेंदबाजी ने इनको 5 बार आउट किया है। सामने वाली टीम पे लेग स्पिन के तौर पे ग्रीम क्रीमर मिल जाएंगे। पहले बैटिंग करते हुए अच्छा करते हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए अभी तक उतना मौका मिला भी नहीं है, आप ये कह सकते हो, पर पहले बैटिंग करते हुए अच्छा करते हैं। नंबर 4 पे रोस्टन चेस है। पहली चीज़ तो ये कि रोस्टन चेस का बैटिंग डाउन फिक्स नहीं है।
अगर पहले बैटिंग करते हुए टीम के विकेट जल्दी जाते हैं तो चेस ऊपर आएंगे, और अगर पहले बैटिंग करते हुए विकेट जल्दी नहीं गिरते हैं तो फिर चेस का डाउन नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना कि ये रिस्की ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। अब रही बात एज अ प्लेयर की, तो टीम जब पहले बैटिंग करती है तब तो रखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ बैटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में ये दिक्कतें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। 39 इनिंग में 30 विकेट खाते में है और 27 का बैटिंग एवरेज, पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 50 किया है। यही बात मैं आपको समझा भी रहा था कि पहले बैटिंग करते हुए रख सकते हो। लेग स्पिन के सामने 5 बार आउट हुए हैं। क्रीमर एक और प्लेयर जिसको परेशान कर सकते हैं। नंबर 5 पर आपको मिलते हैं पोवेल। पोवेल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं चल रहा है, फॉर्म गंदी है, 25 का एवरेज यहाँ। पहले जिम्बाब्वे के सामने 28 बनाए थे, ऑफ स्पिन नहीं खेल पाते। सिकंदर रजा वैसे तो खैर मिस्ट्री बॉलर में काउंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑफ स्पिन करते हैं। इसके बाद है रदरफोर्ड। दोस्तों ये खिलाड़ी है तगड़ा, अगर इनको मौका मिलता है तो ये स्कोर करके जाएगा, स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए आप ये चीज़ देख पाओगे। तो पहले बैटिंग करते हुए रदरफोर्ड को रख लीजिएगा। सेकंड बैटिंग में इसलिए मत रखना क्योंकि आप ये मान के चलेंगे कि शायद बैटिंग ना आ पाए, और ऑफ स्पिन और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, क्योंकि 7 बार ऑफ स्पिन के सामने, 5 बार लेग स्पिन के सामने ये आउट हो चुके हैं, वो भी महज 100 गेंदों के अंदर। इसके बाद जेसन होल्डर, ये कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? एक तो बॉलिंग बड़ी कमाल है, 32 में 42 विकेट है। चाहे आप पहले बॉलिंग कराओगे या सेकंड, ये दोनों इनिंग्स में अच्छा ऑप्शन है, तो होल्डर को आप नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आता है मैथ्यू फोर्डे। पहले बॉलिंग करते हुए 7 में 11, सेकंड में 12 में 10 है। हाल फिलहाल में ये कंफर्म नहीं है, इनको आप जीएल में चाहे तो रिस्क ले सकते हो, बाकी स्मॉल में नहीं ले पाएंगे। अकील हुसैन एक अच्छा ऑप्शन है, 27 में 29 विकेट इनके पास में मौजूद हैं, कम से कम 1 विकेट निकालेंगे। फिर इसके बाद एक शेमार जोसेफ और एक नाम है गुदाकेश मोटे का। गुदाकेश मोटी अच्छा बॉलर है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी शेमार जोसेफ ने लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले हैं, क्योंकि जहां कमज़ोर टीम आएगी, जो फास्ट नहीं खेल पाएगी, जो स्विंग के सामने परेशान होगी, वहाँ पे जोसेफ के विकेट बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ये आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए आप जिम्बाब्वे की तरफ, जो कि थोड़ी सी छोटी टीम, थोड़ी सी खतरनाक टीम बन रही है, क्योंकि लगातार परफॉर्मेंस दे रही है और टेबल टॉपर थी अपने अपने ग्रुप की। ब्रायन बेनेट, मरूमनी, रेयान बर्ल, सिकंदर रजा, मुसीकेवा, टोनी मुनियोंग, इसके बाद डियॉन मेयर्स, मस्काजा, इवंस, क्रीमर और मुजरबानी आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड, नहीं खेला इस मैदान पे इस टीम ने कोई मैच, तो इसको छोड़िए। सबसे पहले अगर हम ब्रायन बेनेट की बात करें दोस्तों, ये पारी को संभाल रहे हैं और लगातार स्कोर कर रहे हैं, और अगर ये पारी को ना भी संभाले ना तो ये अच्छा बल्लेबाज है, मतलब अच्छा हिटर बल्लेबाज है। अब आप कहोगे कि यार लास्ट 2 मैचेस में तो 100 सवा 100 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों आप इनका स्ट्राइक रेट देखेंगे लगभग 140 है। तो ये दोनों इनिंग्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। वाइस कैप्टन बना सकते हो, टीम में कंफर्म कर सकते हो। और हाँ, ये गेंदबाजी करते हैं, पर टीम इनसे भी गेंदबाजी नहीं करा रही है, वो एक अलग सिचुएशन है। इसके बाद अगला नाम आता है मरूमनी का, जिन्होंने पिछले 3 मैचेस में स्कोर किया, एवरेज 25 का और 4 बार 50 है। दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। हाल फिलहाल में मैंने अपनी स्मॉल लीग की टीम में इनको रखा नहीं है, पर ये अच्छा कर रहे हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं, और सामने वाली टीम पे शेमार जोसेफ मिल जाएंगे। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं रेयान बर्ल। बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे, लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी, और बल्लेबाजी तो खैर 3 नंबर पे आ ही रहे। 31 का एवरेज है सेकंड बैटिंग करते हुए। फास्ट बॉलिंग और लेग स्पिन ने इनको थोड़ा परेशान किया है। हाँ, पर यह है कि अच्छे हिटर कह सकते हो आप, बढ़िया हिटिंग कर लेते हैं, रेंज हिटिंग करते हैं, और प्लस गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ऐसा वहाँ पर विकेट टेकर बॉलर नहीं है, आप ये मत सोचना कि 2 मैचेस में विकेट आए तो आएंगे ही आएंगे, विकेट टेकर नहीं है। इसके बाद है सिकंदर रजा, ये है कैप्टनसी की प्राइम ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एक तो बैटिंग पूरी प्लस बॉलिंग पूरी, दोनों चीज़ें आपको करते हुए नजर आएंगे, तो प्राइम कैप्टनसी का ऑप्शन है। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, 8 बार आउट हो चुके हैं लेग स्पिनर के सामने। इसके बाद अगला नाम है मुसीकीवा, छोड़ दीजिए अभी, जैसा इनका नाम है उस हिसाब से तो टीम में विचार करने की जरूरत नहीं है। फिर है दोस्तों टोनी, इनको भी अभी आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो टोनी को भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं डियॉन मेयर्स पे। इनका 21 का एवरेज और 2.50 है, यहाँ पर भी हमें दिमाग अभी नहीं लगाना है। दोस्तों हाल फिलहाल में जो नीचे के प्लेयर है ना, ये बचे हुए हैं, इनकी इज्जत बची हुई है, क्योंकि ऊपर के 2-3 प्लेयर मैच को फिनिश कर रहे हैं और वो जिता भी रहे हैं। इस वजह से अगर वो ना कुछ करें तो ये नीचे फंस जाएगी टीम। इसके बाद है ब्रैड इवंस, ये अच्छा गेंदबाज है, आपको विकेट का रेशो देख के ही समझ में आ रहा होगा कि 28 मैचेस में 44 विकेट हैं, तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये गेंदबाज वैसे ही बढ़िया है, तो ये आपकी टीम में रहेगा। मस्काजा जो कि ऑर्थोडॉक्स बॉलर है,
ये एवरेज परफॉर्मर है, एवरेज और बिलो एवरेज आप कह सकते हो। फिर आते हैं क्रीमर, 32 में 39 विकेट इनके पास हैं। और लास्ट में है मुजरबानी, जो कि पिछले तीनों मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, वेरिएशन का बड़ा कमाल का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्लोअर वन डालना जानते हैं, इसलिए मुजरबानी को मैंने टीम में रखा हुआ भी है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में वैसे तो देखो सिकंदर रजा, शे होप और होल्डर ही सबसे अच्छी चॉइस है, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत रिस्क देखना चाहते हो तो फिर आप रदरफोर्ड और ब्रायन बेनेट को ट्राई कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें ना समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग जल्दी से कर दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं सीधा चलकर यहाँ टीम कॉम्बिनेशन पे। देखिए ये तो आपको रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है और लगभग लगभग इनको भी रखना है। सिकंदर, ब्रैड इवंस, ब्रायन बेनेट, मुजरबानी, इसके बाद गुदाकेश मोटी और शेमार जोसेफ हमारी टीम में है। ब्रेंडन किंग के स्थान पे आप चाहो, अगर आप चाहो तो रियान बर्ल को ट्राई कर सकते हो, बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ब्रेंडन किंग को नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप मुजरबानी के स्थान पे भी चाहें तो रियान बर्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद तो यही है आप लोगों से कि आप लोगों को ये जो मैंने पूरा वीडियो बनाया था बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने बैठा हूँ। तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन करो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।